जय महाराष्ट्र पब्लिक, आप सभी का स्वागत है आज की सेशन में। मेरा नाम है नीलेश सर एंड आज बात करेंगे भाई वन शॉट इज वाईटी की सीरीज में पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर करने वाले। कौन सा? सेकंड। तो सेकंड चैप्टर के लिए शायद मैंने आपको कहा था कि भाई आपकी टेक्स्ट बुक लेके आपको बैठनी है, तो टेक्स्ट बुक लेकर जरूर बैठिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्योंकि इस सेशन से, इस पर्टिकुलर चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, और कौन से प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, ये जो सीरीज हमने जो शुरू की है वाईटी के ऊपर वन शॉट की, इसलिए करी है कि वी वॉन्ट कि सबको पता चले कि एक्चुअली किस किस तरह के सेशंस हम वेदांतु पे ले रहे हैं, आज वेल आज कितने डीप में जा रहे हैं, आज वेल आज हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू टू अंडरस्टैंड हियर। तो वन शॉट सीरीज में चैप्टर 2 आज हम यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस रहेगा, इलेक्ट्रोपॉलिटिक प्रोसेस यहाँ पे रहेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेशन है। तो चलिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सब लोगों ने टेक्स्ट बुक अपने सामने रखा होगा, क्योंकि जब भी हम पॉलिटिकल साइंस के सेशन ले रहे हैं, कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए आई वांट ऑल ऑफ यू टू सिट विद द टेक्स्ट बुक एज वेल एज आपके पास ऑक्सफोर्ड की पॉकेट डिक्शनरी होगी ना, तो उस पॉकेट डिक्शनरी में जो भी बातें कही गई है वो भी आपके पास होगी। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन सबको पता है, लास्ट वाले चैप्टर में हमने क्या देखा पॉलिटिकल साइंस के, कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली प्रैक्टिस होता कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन रियल लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, आज देखेंगे। उसी संविधान में एक बात कही गई, दैट इज इलेक्शन, इलेक्टोरल प्रोसेस। क्योंकि हम डेमोक्रेसी में क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्शन वी आर इलेक्टिंग आर रिप्रेजेंटेटिव्स, है कि नहीं? हाँ, तो हम हमारे आमदार जो है, खासदार जो है, या फिर एमपी जो है, एमएलए जो है, या बात करेंगे अपने जो कॉर्पोरेटर्स वगैरह होते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य है, पंचायत समिति सदस्य है, या फिर जिला परिषद सदस्य है, इन सबको हम चुनते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्शंस। एंड दे आर नॉट आर लीडर्स, दे आर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब क्या? वो हमारे प्रॉब्लम्स को उस विधान मंडल में जाके, उस लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके, उस पार्लियामेंट में जाके रखते हैं, और वहां से भी उसके सॉल्यूशंस निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, या फिर कुछ लॉज बनते हैं। समझ रहे हो? तो वही सारी बातें है कि एक्चुअली प्रोसेस होता कैसे है, इलेक्शन इंडिया में होता कैसे। रिसेंटली यू हैव सीन कि काफी ज्यादा इलेक्शंस हुए, बंगाल में इलेक्शन हुआ, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुआ, तमिलनाडु में हुआ, केरला में हुआ, आसाम में हुआ, पौंडीचेरी में हुआ, तो काफी जगह इलेक्शंस हुए हैं। यू हैव सीन कि किस तरह से इलेक्शन रन होता है। शायद आपके पापा मम्मी ने भी लास्ट ईयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया होगा, दे हैव वोटेड, है ना, किसी को तो वोट किया होगा। तो आप 10th के पीपल काफी अवेयर हो, एंड मैं ये मान के चलता हूँ कि 2026 के जो लड़के, जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट कि पॉलिटिकल सिस्टम काम कैसे करती है, क्या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, वो कैसे चुन के आती हैं, कौन कैसे प्रचार करता है, कौन कितने वादे करता है, कि सच में वादे फुलफिल होते हैं या नहीं होते, वो भी काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। क्या इलेक्शन कमीशन है, कौन यहाँ पे इसे रोल प्ले करता है, कौन सी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सब कुछ यहाँ पे देखने वाले। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सेशन को। इसमें वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इलेक्टोरल प्रोसेस को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स विल गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर इन वेरी वेरी सटल मैनर, एकदम आसान तरीके से यहाँ पे बातें समझेंगे, है कि नहीं? तो इलेक्टोरल प्रोसेस है, पॉलिटिकल पार्टीज है, ये दो चीजें काफी काफी इंपॉर्टेंट है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। अब आगे के जैसे बात हम यहाँ पे करेंगे, इन चीजों को समझने से पहले, क्योंकि हम मिशन 2027 के लिए प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि हमारे जो एग्जाम है वो होने वाली है मार्च 2027 में, है ना? कब होगी? मार्च 2027 में हमारी एग्जामिनेशन होने वाली है। अभी एग्जामिनेशन जो होगी, तो उस एग्जामिनेशन में हमें पेपर लिखना है, पेपर में आंसर्स लिखने हैं, तो वो आंसर लिखने के लिए कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जानना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो वही बात यहाँ पे करें, क्योंकि आपको ना एग्जाम में क्या देना है पता है? आपको एग्जाम में ना, यू हैव टू राइट द पेपर, आपको पेपर लिखना है, तो पेपर में क्वेश्चन आंसर लिखने। तो वही सारी बातें हम यहाँ पे देखेंगे कि ये है पैटर्न। क्या पैटर्न है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये आता है, चूज अ करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। ओके, 2 मार्क के लिए। उसके बाद स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, है कि नहीं? आपके आंसर के लिए यहाँ पे रीजंस दे दो। देन क्वेश्चन 8A किसके लिए आता है? फॉलोइंग कॉन्सेप्ट को आप एक्सप्लेन करो, यह आता है आपको 2 मार्क के लिए। देन 8B आता है, डू एज डायरेक्टेड। 9 आता है, आंसर इन ब्रीफ। तो ये जो चीजें हैं, 2 4 2 2 और 2, ये जो सारी चीजें हैं, टोटल जो क्वेश्चन ये आता है 12 मार्क्स के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस का जो टोटल वेटेज है, ओके, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात अगर यहाँ पे करें, जो वेटेज जो है, दैट इज
12 मार्क्स का। कितने? 12 मार्क्स का। ओके, बातें पता चली? काफी सिंपल ये सारी चीजें हैं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। आगे चलते हैं। देखो, इस पर्टिकुलर चैप्टर से हम अगर बात करेंगे मार्च 2020 से मार्च 2025 तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक से। देखना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करेंगे यहाँ पे 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो इससे ना 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में क्वेश्चन पूछा गया है। लगातार 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहूंगा मार्च के लगातार 3 बार एग्जामिनेशन में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। सो ये कहीं ना कहीं एक आईएमपी क्वेश्चन बनता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। ओके, सब लोग समझ रहे हो? आगे थोड़ा आगे चलेंगे, बात यहाँ पे करेंगे काफी सिंपल तरीके से। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें यहाँ पे देखना है कि देखो इस पर्टिकुलर चैप्टर से यहाँ से ना जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन सिर्फ 3 बार आ चुके हैं, वो भी 6 मार्क के लिए। तो 20 में, 22 में, 22 के बाद 23, 24, 25 और 26 में एक भी क्वेश्चन नहीं आ चुका है। अगर कॉन्सेप्ट मैप है तो लगातार 2 बार, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है? ये होता है फ्लो चार्ट, है ना, एक फ्लो चार्ट होता है जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, थोड़ा अगर हम आगे चलें, काफी सिंपल तरीके से बात अगर यहाँ पे करते हैं, आंसर इन ब्रीफ ये आता है 6 मार्क। ओके, 6 अभी तक क्वेश्चन पूछे गए 12 मार्क्स के लिए, 20, 20, 21, 22, 23, 23 और 24। ओके, यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि ये क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए। चलिए, नाउ लुक एट हियर। ये सब कुछ आपको डिटेल में जानना है। अगर ये सब कुछ आपको डिटेल में पहचानना है कि ये ट्रेंडिंग एनालिसिस कैसे आता है, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आई वांट ऑल ऑफ यू की स्कॉलर बैच में इससे भी ज्यादा डीप में आपको ट्रेंडिंग एनालिसिस मिलेगा, पीवाईक्यू का एनालिसिस मिलेगा एंड आपको काफी सारी बातें यहाँ पे बताई जाएंगी। तो हम ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। मे बी यू हैव सीन द डेमो लेक्चर्स। अगर देखे नहीं है तो डेमो लेक्चर्स एक बार जाके देखो। एज वेल एज ना ये बैच के लेक्चर्स ऑलरेडी इस वीक से स्टार्ट होने वाले हैं। सो आई वांट ऑल ऑफ यू कि 13th ऑफ मई से जो लेक्चर स्टार्ट होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेंगे। तो डू दिस, ये फॉलो जरूर कर लेना। इसके लिए प्राइम बैच आपकी 3000 मिल रही है, 2999। देन वी हैव द प्राइम कॉम्बो 3599 मिल रही है। तो ये एनरोल नाउ, अभी एनरोल करो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलो चलते आगे, बात कर लेंगे कि इस पॉलिटिकल साइंस के इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रल प्रोसेस को अगर देखते हैं, ओके, तो उसमें डोमिनेट देखो होता क्या है इसमें ना, कितनी बार, मतलब आंसर इन ब्रीफ ये जो क्वेश्चन है ये कितनी बार आ चुका है? ये आ चुका है 6 बार। कितनी बार? 6 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ट्रू और फॉल्स 5 बार क्वेश्चन आ चुका है। कंसेप्ट मैप 3 बार आ चुका है। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? आंसर इन ब्रीफ आपको ध्यान में रखना है। देन ट्रू और फॉल्स आपको ध्यान में रखना है। देन एज वेल एज कॉन्सेप्ट मैप ये भी आपको ध्यान में रखना है। तब जाके ना आपको चलेगा इस चैप्टर से ये 3 क्वेश्चन कर लिए तो आपके मार्क्स पक्के। मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर मतलब मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे अराउंड 3 मार्क्स के लिए। ओके, 2 to 3 मार्क्स के लिए, 2 to 3 मार्क्स इसका वेटेज है। ओके, इस चैप्टर का। तो ये बात आप जरा थोड़ी ध्यान में रखने जरूर चलना। ओके, चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में, इस चैप्टर के बारे में। इलेक्शन की प्रोसेस होती क्या है? दिस इज नथिंग बट क्या है? ओके, दिस चैप्टर इज नथिंग बट, ओके, व्हाट इज द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। ये हमें इस चैप्टर में सीखना है। गरीब, ये हमें इस चैप्टर सीखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो कि गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी मतलब क्या? इंडिया में जो भी डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने वाला जो भी कोई होगा, ओके, हम अगर बात करेंगे हाउ इंडियन इलेक्शन कमीशन वर्क, तो ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये क्या करती है? डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी बचाए रखने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए एक सिस्टम बनी हुई है ना। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन अनाउंसमेंट होता है, पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन देना, काफी सारी चीजें। तो इस इलेक्शन को कंडक्ट जो करता है उसे कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, तो हम चाहते हैं इंडियन डेमोक्रेसी फ्री, फेयर एंड रिलायबल इलेक्शंस के ऊपर हमेशा आती है। मतलब वी वांट कि भाई फ्री में इलेक्शन हो, कोई भी यहाँ पे डर ना हो, फेयर हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, रिलायबल मतलब हर 5 साल में ठीक तरीके से हो। ये इस तरह की इलेक्शन को कंडक्ट करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है। ओके, बातें काफी सिंपल है। तो इसीलिए इस इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया है बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमस है, मतलब वो खुद से निर्णय ले सकती है, खुद से प्लान बना सकती है, किसी और के ऊपर उसे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। सो इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल अगर हम 324 देखें, आर्टिकल 324 अगर देखें, उसके अनुसार इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को या फिर एक आयोग को यहाँ पे स्थापन किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। ओके, इसमें होते हैं चीफ कमिश्नर, एक चीफ कमिश्नर होता है और दो होते हैं कमिश्नर्स। ओके, तो दो कमिश्नर्स और एक चीफ कमिश्नर, तीनों मिलके पूरे इंडिया में जिस भी स्टेट पे इलेक्शन होने वाले हैं, उस स्टेट के इलेक्शंस को हैंडल करते हैं, उस स्टेट के इलेक्शन को क्या करते हैं, वहां पे रन करते हैं। ओके, हाँ, तो पहले जो चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर थे वो थे सुकुमार सेन। ओके, 1951 की जो इलेक्शन थी, उस इलेक्शन में काफी बड़े उन्होंने काम किया था। अब कोर फंक्शंस क्या है वो भी देखने वाले हैं कि वोटर आईडी देना, इलेक्शन का शेड्यूल मैंडेटरी करना, इलेक्शन में ठीक चीजें हो रही नहीं हो रही है वो जरा देखना, क्या क्या चेंज पहले आ चुके हैं, पहले इलेक्शन कैसे बैलेट बॉक्स हुआ करता था, फिर वोटिंग मशीन यहाँ पे आई है, कौन कौन सी गलत चीजें होती है, वायलेंस होता है, मिसयूज ऑफ मनी होता है, ये सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। आप सबके सामने इलेक्शन कमीशन की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हुई थी, ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बातें। तो ये आर्टिकल 324 काफी बार एग्जामिनेशन में आता है, ध्यान में रखना क्योंकि ये सारे कीवर्ड्स है। दीज आर नथिंग बट दीज आर कीवर्ड्स जो आपको पे ध्यान में रखने। ओके, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है टू ओवरसी एन इलेक्शन। ओके, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो इलेक्शन को ओवरसी करे। अब कंपोजिशन जो है इसका मतलब इसमें कौन कौन लोग होते हैं। ओके, वो आर इन इलेक्शन कमीशन। ओके, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं, एंड वो इन सबको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। इन सबको, इन तीनों को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट करता है। इनके ऑब्जेक्टिव है फ्री मैनर में, फेयर मैनर में, ट्रांसपेरेंट मैनर में इलेक्शन को कंडक्ट करना, स्ट्रेंथन करना इंडियन डेमोक्रेटिक प्रोसेस को। ये बात भी यहाँ पे कही गई। ओके, अब अगर बात यहाँ पे करेंगे काफी सिंपल तरीके से आपको बताएंगे, आप समझ तो आ गया। इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी संस्था है जो इंडिया में इलेक्शन को कंडक्ट करती है। इसमें 3 लोग होते हैं मेन जो डिसीजन लेते हैं। पहला होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं कमिश्नर्स। ये तीनों मिलके प्लानिंग भी करते हैं, डेट भी निकालते हैं, शेड्यूल भी करते हैं। ओके, इलेक्शन को एकदम आसान रहे, किसी भी डर का माहौल ना रहे, किसी के साथ अन्याय ना हो, इस तरीके से इसे प्लान भी करते हैं, है ना। तो वही सारी बात है कि डिक्लेयरिंग द इलेक्शंस, कंडक्ट ऑल इंपॉर्टेंट इलेक्शंस इन इंडिया, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये सब कुछ जो काम है ना वो सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इंडिया के लेवल पे है और हर एक स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र, इलेक्शन कमीशन ऑफ तेलंगाना, इलेक्शन कमीशन ऑफ तमिलनाडु, इस तरीके से। ओके, हाँ, तो हम क्या करते हैं, वी आर एक्चुअली इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स। वो हमारे जो आमदार है, खासदार है, जो एमएलए है, एमपीज है, वो हमारे लीडर नहीं है, हम उनकी संस्था में नहीं है, दे आर आर रिप्रेजेंटेटिव। वो कौन है हमारे, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिनको हम क्या करते हैं भाई, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट तरीके से। फिर हमारे प्रॉब्लम जाके वो रखते हैं सदन में, पार्लियामेंट में हो, विधानसभा में हो, लेजिस्लेटिव असेंबली हो, या फिर लोकसभा राज्यसभा हो, एंड वहां पे वो उसके सोल्यूशन निकालने की कोशिश पे करते हैं। डिफरेंट नई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज के लिए प्लान सैंक्शंस वो करते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे होती है। ओके, हाँ, अब अगर हम थोड़ा आगे हम देखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो इलेक्शन कमीशन के काम है क्या। ओके, हाँ, फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहला काम क्या है, वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना। वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना, जो भी वोटर्स वहां पे हैं उन वोटर्स की एक आपके पास लिस्ट चाहिए, एज वेल एज क्या चाहिए, ओके, जो भी एलिजिबल सिटीजन है, मतलब जो 18 अबो है, उन सब की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। पहले तो एज 21 प्लस है, लेकिन अभी राइट नाउ 18 प्लस है। जो एक्यूरेसी चाहिए, अपडेट चाहिए, वो आने चाहिए, मतलब ना एड्रेस गलत ना हो, फोटो गलत ना हो, डेट ऑफ बर्थ गलत ना हो, मतलब किसी का एड्रेस 0 लग दिया, किसी का एड्रेस कुछ और ही रख दिया, भाई नाम अलग है, एड्रेस अलग है, नाम अलग है, उसका फोटो ही अलग है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ओके, इट शुड बी वेरी सिक्योर तरीके से आप उसे इंश्योर करें कि एक्यूरेसी बनी रहे एंड अपडेट्स बने रहे। टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ इलेक्शंस को यहाँ पे अनाउंस करना, क्योंकि किस फेज में होगा, समझो कुछ स्टेट काफी बड़े है, उत्तर प्रदेश काफी बड़ा है, तो उस उत्तर प्रदेश स्टेट में इलेक्शन जो है क्या एक फेज में होंगे या 2, 3, 4 फेज में होंगे, तो ये भी डिक्लेयर करने का, इलेक्शन डेट्स को डिक्लेयर करने का, शेड्यूल डिक्लेयर करने का अधिकार जो है, ये काम जो है ना, ये काम कौन करता है, हमारा इलेक्शन कमीशन करता है। ओके, तीसरा काम है जिनको भी इलेक्शन लड़ना है, ओके, जिनको भी इलेक्शन लड़ना है, उन इलेक्शन लड़ने के लिए
यू नीड टू प्रिपेयर व्हाट, आपको एक आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो उस फॉर्म में सही चीजें भरी है नहीं भरी है, उस कैंडिडेट्स को अप्रूव करना न अप्रूव करना, ये सब कुछ होता है इलेक्शन कमीशन पास। तो वेरीफाई कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी, क्या वो एलिजिबल है इलेक्शन लड़ने के लिए या नहीं है, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे डिसाइड करेगी। एंड उसके बाद फाइनल लिस्ट जो है यहाँ पे सामने रखेगी लोगों के, एंड देन पीपल विल गोइंग टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा हूँ, लीडर नहीं, नेता नहीं, ओके। एंड फोर्थ काम होता है रिकॉग्नाइजिंग द पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि देखो इलेक्शन में ना कोई अकेला बंदा भी खड़ा हो सकता है, ओके, ही कैन कंटेस्ट द इलेक्शन एज वेल एज इन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज भी इलेक्शन कंडक्ट कर सकती है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है कि इलेक्शन कमीशन करती है, उनको एक सिंबल ग्रांट कर। सिंबल मतलब क्या, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आप बना रहे हो, ओके, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को बनाते समय सिर्फ आप नाम लेके नहीं जा सकते, क्योंकि सब लोगों को पढ़ना नहीं आता। सो यू नीड टू ऐड हियर सम ऑफ द सिंबल। जैसे बात अगर यहाँ पे करेंगे, कोई अगर घड़ी हो, ओके, हाँ, या फिर हम बात करेंगे कोई तिलक हो, या फिर कोई पेन हो, या फिर कोई वॉच हो, या फिर कोई फैन हो, एसी हो, ऐसे डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। वो सिंबल्स देखे वो पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से चुन के आ सकता है कि नहीं, हाँ। तो वो सिंबल लोगों तक पहुंचाता है। अब ये सिंबल क्यों, क्योंकि लोग पढ़ना जानते नहीं, बहुत से लोग गांव में होते हैं ना, उन्हें सिर्फ सिंबल पता है। वो तो सिंबल को क्लिक करते हैं, ताई माई अक्का विचार करा पक्का एंड डैजेश्वर महाराज शिक्का, द काइंड ऑफ स्लोगन्स काफी फेमस हुए थे। तो वो पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल देना ये इंपॉर्टेंट वाला काम है। देन फ्री एंड फेयर कंपटीशन चाहिए, मतलब छोटी पार्टी भी हो या फिर काफी नेशनल बड़ी वाली पार्टी भी हो, उन दोनों को ना समान वहां पे टाइम देना, उन्हें जस्टिस देना, उन्हें न्याय देना, ये भी क्या है पॉलिटिकल पार्टी, ये भी इलेक्शन कमीशन का काम है। पांचवा काम क्या है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई कंप्लेंट्स वगैरह आती है कि भाई ठीक से वहां पे गिनती नहीं करी गई, या फिर ये कुछ गलत प्रैक्टिस करके चुन के आ चुके हैं, तो उस कंप्लेंट्स को वो हैंडल करते हैं, डिस्प्यूट्स को वो हैंडल करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। सिक्स्थ, रीस्ट्रक्चरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो पॉपुलेशन बढ़ता रहता है, हमारी पॉपुलेशन राइट ना 150 करोड़ के आसपास आ ही चुकी है, चाइना को पछाड़ चुके हैं हम, और हम फर्स्ट कंट्री बन चुके हैं इन द वर्ल्ड के जो 150 करोड़ के पास जा चुके हैं। तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या एक प्रेशर आता है कि भाई इतने बड़े लोगों के लिए सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो उसके लिए क्या होता है कि सारे कंट्री में ना, पूरे कंट्री में क्या है कि वो पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं इनटू द नंबर ऑफ एमपीज या फिर एमएलएस। सो वो उसको बैलेंस करना, इस पॉपुलेशन को बैलेंस करना फॉर द इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ये भी काम है इलेक्शन कमीशन का, जिसे कहते हैं रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंसी। एंड वो जो आयोग होता है उस आयोग को कहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। दिस रियली रियली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू टू अंडरस्टैंड हियर। और यही बात हम इस चैप्टर में करने वाले हैं कि इलेक्शन कमीशन है क्या, इलेक्शन कमीशन काम क्या करती है, और वही सारी बातें आपसे यहाँ पे डिस्कस करनी। अब देखो जो पहली इलेक्शन जो हुई थी, हम अगर बात करेंगे 1951 को हुई थी, तो उसमें 1950 को इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश किया गया, और सबसे पहले चीफ कमिश्नर थे हमारे सुकुमार सर, ओके। इतना बड़ा भाई उस टाइम पे ना लोगों को पता नहीं था इलेक्शन होता क्या है, क्योंकि हम तो राजा ही भगवान है, राजा का बेटा राजा बनेगा, इसी सिस्टम में हम जी रहे थे। तो लोगों के लिए ये सिस्टम पूरी तरीके से नई थी, पता नहीं था लोगों को कि ये इलेक्शन होता कैसे है। सो उनको अवेयर करना, उनको बताना कि भाई जाके वहां पे वोट करना है, ओके, आपके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, ये बताना काफी मुश्किल काम था। सो ही हैज डन दैट पर्टिकुलर वर्क वेरी एफिशिएंटली इन द 1951, एंड बिकॉज ऑफ दैट ना वी गॉट दिस पर्टिकुलर 1951 में हमारे पास वो गवर्नमेंट बनी। अब मैं आपको बताऊंगा, काफी सिंपल यहाँ पे चीज है। जो पहले तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे होती है, पहला फंक्शन प्रिपेयर द वोटिंग लिस्ट, ओके, इलेक्शन कमीशन का। अभी वोटर लिस्ट क्या है, वोटर लिस्ट ये है कि भाई जो भी नए लोग उसमें ऐड हो चुके हैं, जिनका जन्म हो चुका है, जिनके 18 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उनको लिस्ट में ऐड करना, या फिर जो उस प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में जा चुके हैं उनको उनके नाम को रिमूव करना। ये सारी जो बातें है ना, ये सारी बातें आपको इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे ऐड करनी होती है, कि उनको रिमूव करना, किनको ऐड करना, उनको इलेक्शन वोटर आईडी जो है वो प्रोवाइड करना, ये काम इलेक्शन कमीशन का। जैसे आइडेंटिफाई एलिजिबल वोटर्स, न्यू वोटर को ऐड करना, रिमूव करना कुछ वोटर्स को, ओके, एक्यूरेसी को मेंटेन करना, आईडी कार्ड देना, और 18 प्लस जो भी सारे लोग हैं उनको यहाँ पे ना वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, इस तरह से सारी चीजें बनाना, ये काम इलेक्शन कमीशन का है। अगर हम थोड़ा आगे लेके चले इस सारी बातों को, तो काफी सिंपल वाली ये बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा कि देखो इलेक्शन के टाइम टेबल को भी डिसाइड करना, इलेक्शन कब होगा, ओके, उसका प्रोग्राम क्या है। समझो होता क्या है, कभी कभी ना फेजेस में होता है, फेज, स्टेट जितना बड़ा है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 6 में होता है, क्योंकि एक साथ ना सारी जगहों पे इलेक्शन कंडक्ट करना काफी मुश्किल है, क्योंकि आपको लोग लगेंगे इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, आपको पुलिस लगेगी, आपको ईवीएम मशीन लगेगी, आपको बहुत सारी ना संस्थाएं लगेगी जो आपको मैनेज करनी है।
अब एक ही दिन पे सभी जगह पे इतने लोग तो हम नहीं जमा कर सकते, नहीं इलेक्शन कंडक्ट कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए फेजेस में होता है। जैसे समझिएगा, फॉर एग्जांपल अगर यूपी में 400 सीट्स है, तो 400 सीट में क्या होगा, पहले फेज में 100 सीट के लिए इलेक्शन होगा, फिर 100 सीट के लिए, फिर 100 सीट के लिए, और फिर आखिर का जो फेज है 4 में 100 सीट के। तो ऐसे है ना, 4 फेज में इलेक्शन हो सकता है उस पर्टिकुलर स्टेट में। समझ रहे हो? ओके, तो इस तरह से मैन पावर मैनेज हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पे मैनेज करने के लिए जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई हिंसा नहीं होगी, है ना। हाँ, और पुलिस भी यहाँ पे ठीक तरह से काम कर सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन भी ना अपने सारे टीचर्स वगैरह जो होते हैं, या फिर जो भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स है, वो भी यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं उन सारी चीजों में। तो इसीलिए एक ही दिन पे सभी जगह इलेक्शन कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है, पेजेस में होता है ताकि आसान हो सके। एज वेल एज यहाँ पे दो प्रकार के कैंडिडेट यहाँ पे होते हैं। पहला होता है पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स, मतलब जिनको टिकट मिल चुका है उस पॉलिटिकल पार्टी से, कोई नेशनल पार्टी हो, कोई स्टेट पार्टी हो, आप सबको पार्टी के नाम पता है। या फिर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिन्हें लगता है कि मुझे किसी पार्टी से खड़ा नहीं होना है, मैं खुद हूँ, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं अकेला इलेक्शन जीत सकता हूँ, मैं हूँ डॉन। तो ये वाले जो है ना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, वो आते हैं और मचा के जाते हैं। और कभी कभी इनका ही सपोर्ट लगता है भाई, जब मेजोरिटी नहीं आती तो कहते हैं इंडिपेंडेंट भाई वाले दे दे थोड़ा सा थोड़ा सा तो सपोर्ट दे दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, गवर्नमेंट मुझे है बनानी, सीएम तू मुझको ही बना दे। तो ये इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट होते हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। इनका जो जब भी किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती, सबसे बड़े डिमांड में यही भैया आते हैं। ओके, तो ये जो है ना कि जो भी कैंडिडेट ने एप्लीकेशन दिया है, उन सारे एप्लीकेशन की स्क्रूटनी करना, डिटेल में जाके देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। इलेक्शन को नोटिफाई करना, शेड्यूल करना, पोलिंग स्टेशन को असाइन करना, जहाँ पे इलेक्शन होना है वहां पे जाके, है ना, ऑर्गेनाइज करना इलेक्शन ऑफिशियल्स को, रिसोर्स वगैरह, सब ये बातें सारी यहाँ पे दी गई है। ओके, अब अगर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे काफी सिंपल तरीके से कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दो काम काफी बेहतर कर दे। क्या? जो भी पॉलिटिकल पार्टी, उन सारे पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करना। ओके, मतलब रिकॉग्नाइज करना, उन्हें सिंबल देना। ओके, क्योंकि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, इंडिया में डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, इंडिया में इश्यूज भी काफी ज्यादा है, इंडिया में डिफरेंट प्रकार के लोग रहते हैं, तो उनकी सारी प्रॉब्लम भी काफी अलग अलग है। तो उन प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी सामने आती है, डिफरेंट ग्रुप सामने आते हैं, एंड दे आर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल अलग है, उन्हें रिकॉग्नाइज करना कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी सच में काम कर रही है नहीं कर रही है, उनको रिकॉग्नाइज करना, सिंबल देना, फिर इलेक्शन के लिए उन्हें अलाउ करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है। दूसरी क्या है कि टू रिजॉल्व डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्शन। अब देखो इलेक्शन है, इतने सारे लोग हैं, सबको सत्ता में आना है, सबको पावर कमानी है, सबको कुर्सी चाहिए। तो कुर्सी के लिए जब लड़ाई होती है तो थोड़े बहुत झगड़े होते हैं, थोड़े बहुत डिस्प्यूट होते हैं। तो उन्हीं सारे लीगल डिस्प्यूट को, जो लीगली सच में डिस्प्यूट है, सच में कुछ तनाव है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ झगड़े हैं, कुछ कंप्लेंट्स है, इन सब की जो कंप्लेंट्स है जो इलेक्शन से जुड़ी हुई है, उन सब को सॉल्व करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, अनइम्पॉर्टेंट भी है। ओके, हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ आपको बात ये पता है। आगे चलेंगे, न्यू पार्टीज, ये भी हमने बात यहाँ पे करी कि न्यू पार्टीज पे क्या करना, यहाँ पे अलाउ करना। देन बात यहाँ पे आती है हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कि when candidates have only one condition of age as eligibility, why should they give other information? क्यों other information दे? ओके, प्रॉपर्टी के बारे में क्यों दे? भाई बताए कि मेरे पास इतनी संपत्ति है। अभी रिसेंटली तमिलनाडु में एक जो एक्टर है वो सीएम बने। ओके, विजय, सबको पता होगा, ईर्षल मास्टर, टान 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 टान। ओके, आपने उनकी काफी मूवीज देखे होंगे कि नहीं? पोकिरी वगैरह सब मूवी आपने देखे होंगे। तो वो एक्टर की संपत्ति 500 करोड़ रुपए ज्यादा है। अबे पता कैसे चला? क्योंकि व्हेनेवर आप अगर पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हो, आपको आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन सही सही तरीके से देनी पड़ेगी, विथ आपकी फैमिली, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, आपके लीगल रिकॉर्ड्स, एज वेल एज आपके ऊपर कोई केसेस चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, वो भी आपको देने पड़ेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा, है कि नहीं? तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव जो बनेगा वो तो भाई क्लीन हीरो जैसा चाहिए, है कि नहीं? एकदम मस्ती वाला नहीं, वो काम करने वाला चाहिए। तो इसी के लिए ना काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है कि ये डॉक्यूमेंट्स रिवील करना। कितना एजुकेशन भाई, पढ़ा लिखा तो है, पढ़ा लिखा है या नहीं है, उसे एबीसीडी आती है नहीं है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। क्या उसे लीगल नॉलेज पता है, क्या उसे एक्सपीरियंस है, क्या उसने अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा या नहीं किया, कुछ काम किया नहीं किया, तो मैं उसे जज करूंगा उन सारी चीजों के ऊपर, एंड देन आई विल गोइंग टू डिसाइड कि मेरा कौन होगा रिप्रेजेंटेटिव्स,
कौन मुझे रिप्रेजेंट करेगा? इतनी बड़ी पावर संविधान ने हमें दी है, किनको? पीपल को। ओके, तो इसीलिए डिक्लेरेशन सब कुछ करना होता है ताकि हम जज कर पाए भाई ये सच में लायक है तू या ना लायक हो तू। समझ रहे हो? ये बातें काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाई इज इट सो? क्योंकि देखो कुछ सीट जो है हमने जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन कुछ सीट हमने रिजर्व रखे एससी एसटी के लिए, है ना? सबके लिए रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि इन सारे लोगों को बहुत सालों तक ना ही एजुकेशन बेनिफिट मिले, एससी और एसटी की बात कर रहा हूँ, ना ही एजुकेशन ज्यादा बेनिफिट मिले, ना ही उन्हें सोशली एक्सेप्ट किया गया, ना ही इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, ना ही जॉब मिले। तो ये हमेशा से पिछड़ा वर्ग रहा है। सो ये हमारे भाई बहन है, ये हमारे देश की जनता है, तो उनको एक हेल्पिंग हैंड देने के लिए, उनको उस जगह से उठा के ऊपर लाने के लिए वी हैव गिवन देम द रिजर्वेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है एंड दैट वी आर प्रैक्टिसिंग राइट नाउ। तो इसी के लिए आपको डिक्लेयर करना है आप कौन से जाति से हो, आपकी मतलब आप कौन से कैटेगरी, स्पेसिफिकली यहाँ पे जाति नहीं पूछी जा रही, यहाँ पे कैटेगरी पूछी जा रही है। ओके, कौन से कैटेगरी से हो आप, और यहाँ पे धर्म भी नहीं पूछा जा रहा है, जस्ट आस्किंग देम व्हिच कैटेगरी यू आर इन। तो कुछ इसलिए आप ना फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई कर सकते हो। समझो, एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज चूजन इलेक्शन सिंबल, इसलिए इजी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे होता है। एंड एट द टाइम ऑफ वोटिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे होते हैं, ताकि ना कोई गलती ना हो, कोई धांधली ना हो, कोई फेयर वॉइस यहाँ पे रहे। ओके, अब ना रेडियो के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर इलेक्शन कमीशन का ये काफी बड़ी जिम्मेदारी है कि कोई छोटी पार्टी भी हो या कोई बड़ी पार्टी भी हो, तो उन दोनों को ना इक्वल समय मिलना चाहिए। क्योंकि समझो अगर जो पार्टी सत्ता में है उसी के सारे नेताजी आके सारे डिबेट कराएंगे, उसी की जाहिरात होगी, उसी की एडवर्टाइजमेंट होगी, तो भाई इलेक्शन एक साइड हो जाएगी ना। क्योंकि हर तरफ उन्हीं का नारा है, हर टेलीविजन चैनल पे, हर रेडियो पे सिर्फ उसी पार्टी दिख रही है, बाकी पार्टियां नहीं है क्या? तो हर एक पार्टी को इक्वल तरीके से शेयर देना ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि नेशनल टेलीविजन पे गवर्नमेंट के चैनल्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के रेडियोस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें सेम यहाँ पे क्या देना चाहिए, समय मिलना चाहिए। ये भी इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा काम है। गेटिंग? हाँ, आगे चलेंगे। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश करी गई है, ये तो हमने यहाँ पे देखा 324 आर्टिकल्स है। अगर हम थोड़ा आगे बात यहाँ पे करेंगे तो विच टू कंडीशंस अमंग द फॉलोइंग इज अ वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट की अगर बात हम यहाँ पे करें काफी सिंपल तरीके से, ओके, देखो ये क्या होती है, कोड ऑफ कंडक्ट इज नथिंग बट, क्या है ये? कोड ऑफ, क्या ये? इट इज अ गाइडलाइंस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स, है ना? कुछ गाइडलाइंस दी गई है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, कि भाई कैसे बिहेव करना ड्यूरिंग द इलेक्शन। ओके, इथिकल कैंपेनिंग हो, एक अच्छी तरीके से हो। ओके, ड्यूरिंग इलेक्शन में तुम किस तरह से बिहेव कर रहे हो। ओके, हाँ, की रूल्स क्या है? अवॉइड हेट स्पीच को अवॉइड करना, नो मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेस, रिस्पेक्ट अपोनेंट्स। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ये डेमोक्रेसी का आत्मा है। इथिक्स से, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको क्या करना है, ये सारी चीज जो है आगे रखनी है, बतानी है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? कंडक्ट फेयर एंड पीसफुल इलेक्शंस। क्या करने? कंडक्ट करने फेयर एंड पीसफुल इलेक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। समझ रहे हो? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग। सो इसी के लिए ना कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे दिया गया है, ताकि क्या, द कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूट आइटम्स हाउस होल्ड। नहीं भाई, तुम घर के सामान उन्हें नहीं दे सकते, तुम उन्हें अपील, तुम रिलीजन के ऊपर सपोर्ट नहीं मांग सकते, रिलीजन के ऊपर तुम यहाँ पे वोट नहीं मांग सकते। हाँ, आप घर जाके उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप वोट कीजिएगा, आप घर जाके वोट कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो, एज वेल एज पब्लिक में जाके बता सकते हो कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इलेक्शन जीतने के बाद ये करूंगा, इलेक्शन जीतने के बाद वो करूंगा। आप ये बता सकते हो, यू कैन प्रॉमिस आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं उनकी समस्या सॉल्व करने के लिए। लेकिन आप उन्हें कोई चीज फ्री में नहीं दे सकते, आप उन्हें कोई हेड स्पीच आप यहाँ पे नहीं कर सकते। ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। चलो, अब प्रोसेस ऑफ इलेक्शन होता कैसे? सबसे पहले अगर बात यहाँ पे करें, पहले कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी होती है, किस एरिया में आपका इलेक्शन होना है। ओके, देन वोटर लिस्ट को फाइनल किया जाता है कि कौन कौन लोग वोट करने वाले हैं। देन कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं, है ना? हाँ, कैंडिडेट अपने फॉर्म वगैरह भरते हैं, फिर इलेक्शन कैंपेनिंग होता है। विचार करो पक्का आणि डेजश्वर मारा शिका, इधर इलेक्शन, यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, आपको वोट करना है भाई। तो ये इलेक्शन कैंपेन होता है। ओके, इलेक्शन कैंपेन में क्या चीजें होती है कि फिर एक्चुअल वोटिंग होती है। एक्चुअल वोटिंग में वोटिंग होने के बाद फिर होता है आपका वोट को काउंट किया जाता है, एंड वोट को काउंट करने के बाद इलेक्शन रिजल्ट होता है इलेक्शन का। एंड देन अगर उसके बाद भी किसी को डाउट है, अगर किसी को लगता है कि भाई नहीं भाया मेरे को इलेक्शन ये पसंद नहीं है, इलेक्शन में धांधली हो चुकी है, वी वांट द री इलेक्शन,
यहाँ पे फिर से इलेक्शन होना मांगता, क्योंकि जो भी सामने वाली पार्टी ने बहुत बड़ी गलती करी है तो ये नहीं होना मांगता। ढिसके आओ। तो ये डिस्प्यूट जो है ना वो रिजोल्व करने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। ओके देखो फाइनेंशियल इश्यूज, देन अब ये बात हम करेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस वो बात हम पे करने वाले हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात देखेंगे क्या क्या चैलेंजेस है। तो चैलेंजेस कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखो इंडिया में डेमोक्रेसी है, फ्री एनवायरमेंट में, फ्री मतलब पैसे वाला फ्री नहीं है, फ्री मतलब कि कोई भी इलेक्शन कंडक्ट कर सकता है। फेयर मतलब क्या भाई, सबको जस्टिस मिलना चाहिए। तो फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन होना चाहिए, है ना। तो ये इलेक्शन अगर होना चाहिए तो इसके लिए क्या, इफ यू टेक इनटू द अकाउंट द साइज ऑफ आवर कंट्री, काफी बड़ी है भाई, मतलब इतनी बड़ी कंट्री तो बहुत मतलब क्या ही कहे, है ना। मैं आपको बताता हूँ कितनी बड़ी कंट्री, मैं थक रहा हूं, है कि नहीं। चलो नंबर ऑफ वोटर्स कंडक्टिंग इलेक्शन बिकम्स ट्रूली चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि बहुत ज्यादा वोटर्स है, ये काफी चैलेंजिंग टास्क है। तो इसमें जनरली कभी कभी क्या हो जाता है कि मनी का मिसयूज हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए ना काफी ज्यादा काम करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। बहुत सारी जगहों पे चेक पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, चेक करना पड़ता है व्हीकल्स को, लोगों के घर को वगैरह, गाड़ियों को वगैरह। मेनी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, इलेक्शन टिकट्स देती है जिनका ना क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, लेकिन स्टिल इट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिन्होंने हत्या, चोरी, मतलब बहुत सारे एक्सटॉर्शन या फिर रेप, ऐसे चार्जेस उनके ऊपर है, उनको भी टिकट दे रहे हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टी। दैट शुड नॉट बी हैपन, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल दे आर डूइंग दिस वन। अनदर चैलेंज क्या है कि वायलेंस होता है पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के बीच में या फिर किसी ग्रुप के बीच में, जो कि नहीं होना चाहिए। ये चैलेंज ये हमें सॉर्ट आउट करनी चाहिए, क्योंकि वो इतना बड़ा कंट्री है, पीसफुल तरीके से रहना काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इफ स्टिल इट इज नॉट हैपनिंग, फिर मैं थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। ओके देन टू रिटेन कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स, लीडर्स गिव इलेक्शन टिकट्स टू देयर ओन रिलेटिव्स, है ना। एंड दिस प्रैक्टिस क्रिएट्स अ फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स। जो प्रैक्टिस है एक फैमिली मोनोपोली क्रिएट करती है इन पॉलिटिक्स में, समझ रहे हो। क्योंकि आमदार का बेटा आमदार बनेगा, मेरा ही बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा, मेरा बेटा आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बनेगा क्योंकि मैं भी प्राइम मिनिस्टर था। तो भाई ये कब तक, ये डेमोक्रेसी है ना, सबको चांस मिलना चाहिए। मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, बातें इंपॉर्टेंट है, दिमाग में समझो। ओके मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने इश्यूज बताया कि भाई बोगस वोटिंग होता है, हाई इलेक्शन कॉस्ट है, पैसे के द्वारा इलेक्टोरल फ्रॉड होता है, वायलेंस होता है, थ्रेड होता है, मीडिया मैनिपुलेशन होता है। मतलब मीडिया पे सब तुम दिख रहे हो, क्योंकि तुम ही हो, सब तरफ तुम ही हो, दिख रहे हैं इसलिए तुम ही हो। तो बाकी लोगों को कौन देखेगा, बाकी लोगों को भी दिखना तो है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी दिखना है। नहीं तो फिर क्या होता है, सारा मीडिया मेरे पॉकेट में, टिंग 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 टिंग। ओके तो इसीलिए मीडिया मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, जो कि हो रहा है। वोटर कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है, फिर कहते हैं कि चलो यार वोट ही नहीं करेंगे। इसलिए हमारा जो वोटिंग परसेंटेज जो होता है इट इज लेस देन 60% मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी 45%, कभी 40%। आधे लोग छुट्टी मान के चले जाते हैं, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है टू अंडरस्टैंड हियर। तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ओके हाँ, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए। हमें इलेक्टोरल जो मॉल पैटी जो होती है, जो गलतियां होती हैं, पैसे का यूज होता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स जो होता है, बहुत सारे क्रिमिनल्स एंटर करते हैं, उनको रोकना चाहिए। देन ईवीएम का इंट्रोडक्शन फिर यहाँ पे हुआ, ये रिफॉर्म करे गए। फिर इलेक्शन उसके ऊपर 20 लाख, 30 लाख, 50, 60, 70 लाख ऐसे क्या प्रकार की, इसके बियॉन्ड आप खर्च नहीं कर सकते, ज्यादा पैसे का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे चलाया गया, जो काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। इंपैक्ट क्या रहा, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई, मोर इंक्लूसिव इलेक्शंस यहाँ पे हुए। तो ये सारी जो बातें है ना, दिस मैटर्स अ लॉट माय डियर। एंड उसके बाद हम अगर देखेंगे, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, वैसे कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ना बढ़नी चाहिए। ओके सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा 543, कितनी 543, एंड हाउ आर दिस नंबर इलेक्टेड। सो एवरी मेंबर जो, मतलब जिस तरह से हर एक मेंबर जो है
अगर बताऊंगा एक मेंबर समझो 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक 15 को कर रहा है और एक 20 को कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका जो नंबर है 12 लाख तक रखा जाना चाहिए, ताकि ए वाला मेंबर समझो, ए वाला मेंबर है, बी वाला मेंबर, सी वाला मेंबर, ओके। तो ए वाला मेंबर जो है 15 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को कर रहा है या 20 को कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी संख्या जो है 12 या 13 लाख तक रखी जाएगी। इस तरह से रिस्ट्रक्चर किया आता है। तो इसे इसे 15 से लेके 13 तक लाएंगे, इसे 10 से लेके 13 तक लाएंगे और इसे 20 से लेके 13 तक लाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक सेम मतलब 13-13 लाख ही लोग जो है एक कैंडिडेट को या फिर एक एमएलए को या फिर एक एमपी को क्या कर रहे हैं भाई, वोट कर रहे हैं। इस तरीके से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पॉपुलेशन सेम ही रखा जाता है। इस तरह से एक हाई पॉपुलेशन वाला एरिया उसे जोड़ा जाएगा, लो पॉपुलेशन एरिया फिर ना निकाल दिया जाएगा। इस तरह से चीजें होती है, उसे कहते हैं रिस्ट्रक्चर करना कॉन्स्टिट्यूएंसी को। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा, अरे इस साल तो हम इस वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम उस वाले से कर रहे हैं। तो ये बातें काफी इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। ये काफी सोच विचार करके पॉपुलेशन को ध्यान में रख के सारी चीजें यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट, अब जो चेंजेस हुए हैं, जो मतलब जिस तरह से वोटिंग सिस्टम जो बदली है, ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है, दैट वी टू अंडरस्टैंड हियर। ये कोड ऑफ कंडक्ट वाली सारी बातें जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ कोड ऑफ कंडक्ट की बातें। या ओके, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है कि नहीं, हाँ चलो आगे चलते हैं। सो नाउ वी हैव हियर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की अगर बातें यहाँ पे करेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म में क्या करा गया, ओके। इलेक्टोरल रिफॉर्म में यहाँ पे जो बातें करी गई है, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ चलो, तो क्या बात है कि इलेक्शन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब इलेक्शन कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता है। इस साल भाई तमिलनाडु में था, नेक्स्ट साल कहीं और इलेक्शन होगा, तो इंडिया में इलेक्शन कंटिन्यू चलता रहता है ना। तो उस इलेक्शन की जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन इलेक्शंस। सो इलेक्टोरल प्रोसेस बिकम्स रिलायबल व्हेन गेट्स इंप्रूव। तो ये अगर इंप्रूव होगी तो फायदा है। तो क्या कहा गया, इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स शुड गिव 50%, क्योंकि मेल की जो पॉपुलेशन है वो 52 to 53% है, लेकिन वुमेन की जो पॉपुलेशन है वो 48 to 47% है। लेकिन अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें, वुमेन का कितना रिप्रेजेंटेशन है, हार्डली अगर हम देखें तो उनका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 13 to 14% है। मतलब बाकी के जो बच्चे 33 या 32% महिलाएं हैं, वो तो नहीं है यहाँ पे, वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर रही इलेक्शन में। तो उनको भाई बढ़ावा देने के लिए, उनको आगे लाने के लिए वी नीड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन सो दैट उनके भी इश्यूज सामने आ सके। गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, इलेक्शन एक्सपेंस को टेक केयर करना चाहिए टू एंश्योर दैट पार्टीज विल नॉट मेक मिसयूज ऑफ मनी एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी ड्यूरिंग इलेक्शन। ये खत्म होना चाहिए। क्रिमिनल बैकग्राउंड टिकट नहीं मिलने चाहिए, है ना। रिप्रेजेंटेशन एक्ट यहाँ पे लगना चाहिए ताकि कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से हो तो पॉलिटिक्स में एंटर ही ना करे। ओके, चलिए, तो ये सारा सब कुछ यहाँ पे चीज है। मैं आपको बताऊंगा कि जो हम बात यहाँ पे जो कर रहे हैं, ये किस तरह से इलेक्टोरल रिफॉर्म जो हो चुका है। तो मैनुअल वोटिंग सिस्टम थी पहले, तो वो खत्म हो गई। वो काफी उसमें एरर आता था, टाइम कंज्यूमिंग था, रिजल्ट लाने के लिए काफी टाइम लगता था। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई 2000 में, से लाया गया, फास्टर थी, मोर सिक्योर थी, जल्दी इलेक्शन के रिजल्ट आने लग गया। इनवैलिड वोट्स को लिमिट कर, इनवैलिड जो वोट्स है उसे एलिमिनेशन करना काफी इजी रहा। देन सिंप्लीफाइड काउंटिंग प्रोसेस, एक बटन दबाने के बाद एक वोटिंग मशीन में कितने वोटर से धड़ 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 आने लग गए। मॉडर्नाइज इलेक्शन प्रोसेस एंड एनहांस हुआ वोटर का कॉन्फिडेंस कि भाई जल्दी रिजल्ट आ रहा है, कुछ मुश्किल नहीं है, मेरा वोट वहीं पे जा रहा है। तो इसके लिए वीवीपैट को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। अगर मैं आपको कहूंगा यहाँ पे ना इलेक्शन के टाइप्स है। अब पहला इलेक्शन जो होता है वो होता है जनरल इलेक्शन। क्या होता है, जनरल इलेक्शन। अब ये जनरल इलेक्शन जो होता है ये क्या है, ये हर 5 साल में होता है, हर 5 साल में पूरे इंडिया में। या फिर ना हम बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन, से कहते हैं लोकसभा जो इलेक्शन है हर 5 साल में होते हैं, उसे हम कहते हैं जनरल इलेक्शन। से 19 में हुआ, 24 में हुआ, 29 में होने वाला है, इस तरीके से। ओके, एंड मिड टर्म इलेक्शन क्या है, अब मिड टर्म इलेक्शन तब होते हैं कि जब इफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है, जो गवर्नमेंट इलेक्ट हो चुकी है, उसे 50% मेजोरिटी नहीं मिलती है, या फिर उसके पास 50% से ज्यादा एमपीज नहीं होते हैं या फिर एमएलए नहीं होते हैं। ओके, तो वो अपना टेन्योर जो 5 साल का है खत्म करने से पहले अगर उसकी मेजोरिटी चली जाती है, उसके पास सपोर्ट नहीं होता है मोर देन 50%, देन व्हाट विल गोइंग टू हैपन, ओके, देन कुछ पार्टी वहां पे विड्रॉ करती है सपोर्ट, एंड उस पर्टिकुलर पार्टी के पास सपोर्ट नहीं होता, तो उस टाइम पे कोई अदर भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर रही है,
इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट विल गोइंग टू हैपन, मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, समझ रहा, बाई इलेक्शन, ओके। क्या ये बाई इलेक्शन, बाई इलेक्शन मतलब क्या, if an elected representative in Lok Sabha, Vidhan Sabha or the local state government resigns or due to his or her death, his seat becomes vacant, the elections are held for that vacant seat. अगर किसी जो प्रेजेंटली एमपी है, एमएलए है, उसकी सीट अगर क्या हो जाती है, वैकेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ उसकी डेथ हो चुकी है, बिकॉज ऑफ अगर वो रिजाइन कर रहा है, देन उस वैकेंट सीट के ऊपर जो जगह खाली हो चुकी है उसके ऊपर जो बीच में ही, क्योंकि ये सडन चीज है, कभी भी रिजाइन कर सकते हैं, कभी भी क्या हो सकता है भाई, डेथ हो सकती है, तो उस जगह पे बाई इलेक्शन होता है, तो वहां पे क्या होता है भाई, उस चीज को हम बाई इलेक्शन कहते हैं, खाली जगह पे इलेक्शन होता है तब। ये बात हमने यहाँ पे कर ली, ओके, आगे चलते हैं। अब ये जो है ना वीवीपैट की बात हम आगे कर रहे हैं, वो काफी सिंपल है। क्या है कि देखो पहले ना हम क्या करते थे, हमने ऐसे बड़े बड़े बक्से जो है यहाँ पे लाए थे, मेटल के बक्से लाए थे, एंड उनमें 1951 टू 52 में इलेक्शन हुआ था, और उसमें जो पर्चे दिए गए थे उसके ऊपर सिंबल था पॉलिटिकल पार्टी का, एंड वो सिंबल जो ना वो सिंबल जिनको लगता है कि मुझे इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है, उस बक्से के ऊपर ना यहाँ पे सिंबल है, ओके, यहाँ पे बक्से के ऊपर सिंबल, ओके, यहाँ पे सिंबल हुआ करता था, और उस सिंबल के यहाँ पे उसने क्या करना है, वो पर्ची डालनी है, तो जिस बक्से में ज्यादा पर्चियां, उस पर्टिकुलर पार्टी को वो वोट मिले है, इस तरीके से वो चीज है, ओके। तो ये हुआ, ये तो पहले बैलेट बॉक्स था। अब 1990 के बाद क्या चीजें होती है, ओके, 1990 के बाद चीजें काफी बदलती है। द यूज ऑफ ईवीएम मशीन स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम द डिकेड ऑफ 1990s, एंड मेनी थिंग्स कुड बी अचीव्ड बिकॉज ऑफ वोटिंग मशीन। इफ द वोटर्स डू नॉट वांट टू वोट फॉर एनी कैंडिडेट, वो नोटा का ऑप्शन यहाँ पे चूज करते हैं, जो कि लास्ट में यहाँ पे होता है, मतलब मुझे ऊपर में से कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनी कैंडिडेट टू बी माय रिप्रेजेंटेटिव, मुझे ऊपर में से कोई भी कैंडिडेट सही नहीं लगता है कि जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव बने या फिर मेरा रिप्रेजेंटेशन करे, ओके। सो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट सारी चीजें बनी। उसके बाद इसका फायदा क्या हुआ कि भाई जो दिव्यांग जो लोग हैं वो भी भाई वोट करने लग गए, या फिर ना जो पेपर है उसका कटिंग काफी कम होने लगा, एंड टाइम भी काफी कम बचने लगा, जल्दी में क्या इलेक्शन का रिजल्ट आने लग गया। तो ये जो सारी जो रिजल्ट्स की जो चीजें हैं, जल्दी सारी चीजें होने लग गई, ये काफी इंपॉर्टेंट था। इलेक्शन कमीशन एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई 8 अक्टूबर 2010 को, जिसने यहाँ पे क्या किया, वेरीफाइड पेपर ट्रेल ऑडिट, मतलब वीवीपैट बनाया, जिससे क्या कि अगर मैंने यहाँ पे बटन दबाया तो या मुझे दिखाएगा कि मैंने किसे वोट किया है, ओके। सो आई एल एबल टू सी कि कंफर्मेशन मुझे मिले कि यस मैंने इसे वोट किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है पे, बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटी द वोटर्स कैन वेरीफाई वेदर द वोट कास्ट इज रजिस्टर्ड प्रॉपरली और नॉट, ओके। ये उसका पर्पस था, ये काफी इंपॉर्टेंट वाली यहाँ पे चीज है। अब अगर बात यहाँ पे करें काफी सिंपल तरीके से, what do you understand by the following news in the newspapers, okay? ये सारी बातें काफी सिंपल हैं जो आपको यहाँ पे समझनी है। चलो गेटिंग, तो ये मैंने आपको दिया है, ये सारी बातें यहाँ पे मैंने दिया एनालिसिस ऑफ द 2 चैप्टर्स। पहला वाला चैप्टर मैंने आपको दिया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, electoral process, and the second topic I have given you here, political party. इन दोनों का I have given the analysis, लेकिन ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स आपको मिलेंगे वेदांतु के ऐप के ऊपर। सो इफ यू वांट दिस नोट्स, ये आपको चाहिए, ये एनालिसिस आपको चाहिए, सो डिस्क्रिप्शन में ना वेदांतु की वेबसाइट का, वेदांतु की ऐप का नाम दिया गया है, वहां पे जाके लॉग इन करो एंड यू विल गेट ऑल दिस नोट्स ओवर देयर। सो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, जिसमें मैंने काफी सारा डेटा बताया कि यूज्ड वर्टिकल चैप्टर से मतलब जो है ना, यहाँ पे कौन कौन चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ पे फोकस करना है, ये मैंने आपको डेटा दिया 2020 से लेके, ये हर एक चैप्टर का डेटा मैंने आपको दिया टॉपिक का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है, श्योर सर आप यहाँ से ना मार्क्स पा सकते हो। सो आई वांट ऑल ऑफ यू हियर तो थोड़ा स्मार्ट स्टडी कैसे करें, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे, और आई वांट टू रन अ वेरी पैरेलल सीरीज मैं आपके लिए लाऊंगा कि कैसे डेली रूटीन आपका होना चाहिए, कैसे मार्क्स आपको आने चाहिए, ये आपको बताऊंगा। सो गो फोर्थ एंड कॉन्कर कि डेटा जो दिया गया है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एंड आई विल गोइंग टू रन डिफरेंट सीरीज फॉर दिस वन, कि पीवाईक्यू एनालिसिस की एक सीरीज यहाँ पे बनाऊंगा, हर एक चैप्टर के पीवाईक्यू एनालिसिस
आपसे मैं डिस्कस करूंगा इसी चैनल के ऊपर, वेदांतु महाराष्ट्र 9th एंड 10th के ऊपर। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, कहीं जाना है मत। तो इसीलिए ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि स्कॉलर बैच आ चुकी है भाई, धमाका मचा रही है। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू कि राइट डाउन इन द कमेंट कि हाउ वाज सेशन एंड राइट डाउन मिशन 2027 में आप कितने परसेंट पाना चाहते हो। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद, बाय बाय।